Namaskar friends and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest issues concerning COVID, we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji. My welcome to all. First there will be a presentation by Rajesh Bhushan ji, followed by remarks by Dr. Balram Bhargav. Then Dr. Paul will give his remarks. Then we shall take a few questions. It is requested that the questions may kindly be brief so that we can accommodate some more. नमस्कार, हम आपको आज बताएंगे कि कोविड की जो ग्लोबल स्थिति है वो क्या है, देश में जो स्थिति है कोविड और ओमिक्रॉन के वजह से उसके बारे में, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, और कुछ जानकारी आपको हम देंगे कि पिछली जो सर्ज हमने इस देश में देखी थी, सेकेंड वेव, और जो अभी हम सर्ज देख रहे हैं उसका जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है उससे क्या तथ्य सामने आते हैं। तो अगर विश्व के स्तर पर देखें तो जैसा मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, वर्तमान में हम चौथा सर्ज विश्व में देख रहे हैं, और अगर पिछले एक सप्ताह में देखें तो औसतन लगभग 29 लाख केस प्रतिदिन पिछले सप्ताह विश्व के स्तर पर आए। विश्व में जो पहली कोविड सर्ज हुई थी वो जनवरी के महीने में 2021 में, फिर अप्रैल के महीने में 2021 में, फिर अगस्त के महीने में, और अब जनवरी 2022 में हम चौथी सर्ज देख रहे हैं। अगर इसको कॉन्टिनेंट्स के स्तर पर देखें तो आप ये पाएंगे कि पिछले 4 सप्ताहों में अफ्रीका में कोविड के केसेस घट रहे हैं। पहला जो ग्राफ है वो अफ्रीका का है। 4 हफ्ते पहले विश्व में जितने भी कोविड के केस थे उसमें से लगभग 4.5% अफ्रीका से आते थे, और अब वो घटकर 1.2% हो गया है। एशिया में केसेस की संख्या बढ़ी है, और एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के कोविड केसेस में वो 8% से बढ़कर लगभग 18% हो गया है 4 हफ्तों में। यूरोप को देखें तो यूरोप में केसेस घट रहे हैं, लेकिन अभी भी कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 38% यूरोप के देशों से आ रहा है। तो हालांकि केसेस घट रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी भी यूरोप से है। नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेटू हम देख रहे हैं पिछले 4 सप्ताहों से, और ये कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 28 से 30% नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओशेनिया में कुछ वृद्धि हो रही है, और साउथ अमेरिका में भी कुछ वृद्धि देखी जा रही है। अब हम आपको भारत की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं, और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो 2,71,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह, और पॉजिटिविटी लगभग 16% के बराबर है, और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस स्लाइड के नीचे जो हमने ग्राफ आपको दिखाया है कि कैसे प्रतिदिन आने वाले केसेस, जो डेली केसेस होते हैं, उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से लेकर आज तक, और प्रतिदिन जो पॉजिटिविटी देखी जाती है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से आज तक। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 3,17,000 केस 24 घंटे में आए, और अगर उसको हम 1 जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग 22,000 के बराबर केस आ रहे थे। तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का। पॉजिटिविटी भी 1 जनवरी को लगभग 2% थी। ये डेली पॉजिटिविटी है। इससे पहले मैंने आपको एवरेज वीकली पॉजिटिविटी के बारे में बताया था, जो कि 15.91 या 16% है। डेली पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो ये 2% से बढ़कर अभी लगभग 16%, 16.41
is the positivity which has been registered in the last 24 hours. What is equally important to note is that in the last 4 days, the number of tests being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. So therefore, this captures the increase in daily cases, increase in daily positivity, accompanied by increase in daily tests. कौन से राज्य हैं जो कि चिंता का विषय है? महाराष्ट्र में जो वीकली पॉजिटिविटी है, जैसा हमने ऊपर दिखाया है, ये लगभग 2% से बढ़कर अब 22% हो गई है। केसेस भी बढ़े हैं, 2,91,000 हैं अगर आप वीकली केसेस अंतिम सप्ताह में देखें। कर्नाटक में पॉजिटिविटी 0.5% हुआ करती थी 4 हफ्ते पहले, वो अब 15% है। तमिलनाडु में भी अराउंड 0.5%, 0.67 से बढ़कर 20% हुई है। केरल में पॉजिटिविटी 32% है, दिल्ली में 30% है, उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक है, slightly more than 6% in UP. So these are the states with whom we are in continuous contact and dialogue, and we are reviewing the situation. We have sent central teams to these states, and those central teams have visited various districts and have then briefed the health administration of these states. और जो केंद्र की टीमें गई हैं, उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं। अगर देश के स्तर पर देखें तो इस समय 11 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हमने लाल रंग से इस नक्शे में दिखाए हैं। 13 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं लेकिन 50,000 से कम हैं, ये आप देखेंगे कि पीले रंग से दिखाए हैं। और 12 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, ये हरे रंग से दिखाए हैं। अगर हम टॉप 10 स्टेट्स को देखें जहां की न केवल एक्टिव केसेस अधिक हैं बल्कि उनका कुल कंट्रीब्यूशन जो देश के स्तर पर एक्टिव केसेस हैं उन पर क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी सूची भी हमने आपके समक्ष रखी है। इसमें महाराष्ट्र है जहां 2,68,000 एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक है जहां 2,67,000 हैं, तमिलनाडु है जहां 1,70,000 हैं, केरला है जहां 1,70,000 के लगभग हैं, और पश्चिम बंगाल है जहां 1,51,000 है। बाकी सब जो राज्य इसमें हमने दिखाए हैं वहाँ इससे कम केसेस है। अब अगर जिलों के स्तर पर देखें कि पेंडेमिक कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप ये पाएंगे कि 12 जनवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में हमारे देश में लगभग 335 जिले ऐसे थे जहाँ 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। अभी 515 जिले ऐसे हैं जहाँ की 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई है। तो ये भी जो पॉजिटिविटी का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, दिस इज़ इन सिंक विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस। ये एक महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखाना चाहते थे। ये एक कंपैरिजन है कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर, की इंडाइसेस पर, सेकेंड सर्ज और थर्ड सर्ज के बीच में। ऊपर का जो ग्राफ है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 का ग्राफ है। नीले रंग से जो बार हम दिखा रहे हैं वो है कि कैसे हमारे यहाँ जो डेली केसेस थे सेकेंड सर्ज में वो कैसे बढ़े, और जो लाल रंग का ग्राफ है ऊपर ही वो ये दिखाता है कि प्रतिदिन होने वाली जो मृत्यु हैं, 7 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो कितनी हुई। तो आप ये देखेंगे कि जब 3,86,000 केस प्रतिदिन हो रहे थे दूसरी सर्ज में, तो जो मृत्यु थी वो 3,000 के लगभग हो रही थी। उस समय देश में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का प्रतिशत 2% था। ओनली 2% ऑफ पीपल in our country were vaccinated during that period of 1st of April to 30th of April,
and while we had almost 4 lakh new cases, the number of deaths which were happening on a daily basis were more than 3,000. Now let us see what is happening today. आज हमारे देश में क्या हो रहा है? 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच के केसेस और मृत्यु का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि केसेस 3,17,532 हैं, जबकि जो मृत्यु हो रही हैं वो 380 हैं। और इस समय जो प्रपोर्शन है, जो अनुपात है लोगों का जो वैक्सीनेट हो गए पूरी तरह से, वो 72% है। तो दो बड़ी चीज़ इस कंपैरिजन से उभर कर आती हैं। एक ये कि दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज़ है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। पहली डोज जिन्होंने नहीं ली उसे लें, जिन्होंने दूसरी नहीं ली उसे लें। जो नए आयु वर्ग वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ हुए हैं उसमें भी लोग आगे आएँ, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें प्रोग्रेस हुई है। और जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो भी आगे आएँ। अब यही चीज़ हम दिल्ली के स्तर पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ सेकेंड सर्ज और थर्ड सर्ज में। ऊपर का जो ग्राफ है वो है सेकेंड सर्ज का ग्राफ। ये आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 का ग्राफ है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कैसे बढ़ा वो नीली ग्राफ है। द ब्लू ग्राफ डिनोट्स हाउ पॉजिटिविटी इन दिल्ली reached a peak and then declined towards end of May, and the red graph is the COVID beds which were occupied. You will see that the bed occupancy remained significantly high from 1st of April to almost 20th of May. अब हम आपको नीचे के ग्राफ की ओर ले जाते हैं। ये तीसरे सर्ज का ग्राफ है जो अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं। इसमें जो नीले रंग का ग्राफ है ये पॉजिटिविटी रेट है, जो आप देखेंगे कि तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जो लाल रंग का ग्राफ है वो कोविड बेड्स जो ऑक्यूपाई हैं दिल्ली में, वो उसका ग्राफ है। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि दूसरी सर्ज की तुलना में दिल्ली में तीसरी सर्ज के दौरान जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं या जिनको अस्पताल में बेड की आवश्यकता पड़ रही है, उनका नंबर बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली लोअर। कितना कम है वो हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे। अब कुछ जानकारी हम आपको क्लिनिकल पैरामीटर्स के बारे में भी देना चाहेंगे। वर्तमान सर्ज में, करंट सर्ज जो अभी चल रही है दिल्ली में, हमने ये पाया कि जो एडल्ट पेशेंट्स हैं, 18 बरस से ऊपर वाले लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें 99% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार के। कुछ ऐसे भी हैं जिनको कपकपी आ रही है, विद और विदाउट रिगर, बुखार कपकपी के साथ या बिना कपकपी के साथ। खांसी है, कफ, इरिटेशन इन द थ्रोट, गले में खराश। यूजुअली 5वें दिन तक ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, दे आर सेटलिंग डाउन, दे आर रिजॉल्विंग। मस्कुलर वीकनेस है और टायर्डनेस है, थकावट। तो ये सिम्टम्स हैं जो हम इस सर्ज में दिल्ली में देख रहे हैं। हमारा मानना है पूरे देश में देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास थे और हर दिन के थे तो इसलिए ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब अगर बच्चों को देखें, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ऐसे बच्चे जो कि इस सर्ज में कोविड से प्रभावित हुए और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हुए,
वहाँ हमने देखा कि 11 से 18 बरस के लोगों में फीवर कॉमन सिम्टम है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन लंग्स में या फेफड़ों में नहीं जा रहा है। इन बच्चों के केस में दिल्ली में हमने ये पाया। हमने ये भी पाया कि कोविड निमोनिया के केस, यानी जब इन्फेक्शन नीचे जाता है फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो कोविड निमोनिया के केस बढ़ते हैं, तो वो भी बहुत कम है। अब हम आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में एक्टिव केसेस, पॉजिटिव केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन की क्या स्थिति है। इस प्रकार का विश्लेषण हम प्रत्येक राज्य के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में हम अन्य राज्यों की जानकारी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन ज्योग्राफी है, देश की राजधानी है, दिल्ली में जो होता है उस पर सबकी नज़र और निगाह रहती है, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते थे। इसमें दो तरह के ग्राफ हैं। लाल रंग का ग्राफ एक्टिव केसेस का है और नीले रंग का जो ग्राफ है ये नए केसेस का। नए केस मतलब प्रतिदिन जो केस आए। और एक हरे रंग का भी ग्राफ है जो बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के समान, वो हॉस्पिटलाइजेशन का ग्राफ। तो दिल्ली में जब प्रतिदिन 75,000, 78,000, 83,000 केसेस आते हैं, एक्टिव केसेस रहते हैं, तो जो डेली केस हैं वो 12,000, 11,000 या 13,000 आते हैं, जो नीचे ब्लू ग्राफ में हमने दिखाया है। इसके अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर 9 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 1600 से लेकर 2600 तक रहा है, यानी द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस is in the region of 75,000 to 78,000. However, out of these active cases, the number of cases which are hospitalized in Delhi is in the region of 2,500 to 2,600. So this is the information that we wanted to share with you. अब कुछ बात वैक्सीनेशन के बारे में। देश ने लगभग 160 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करने का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन पाया है। आज शाम तक ये पूरा हो जाएगा। अभी 159.67 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हो गई हैं देश में। देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 94% को कम से कम एक डोज लग गई है, 72% को दोनों डोज लग गई हैं, 52% जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, 15 साल से 18 साल के बच्चे, उनको भी एक डोज लग गई है। दिस नंबर इज़ 3.84 करोड़। ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन में या तो पहली डोज का 100% कवरेज कर लिया है, 100%, या देश के एवरेज से अधिक कवरेज किया है। देश का एवरेज जैसा मैंने आपको बताया 94% है, और अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके हमने नाम दिए हैं जिन्होंने उससे ज़्यादा कवरेज किया है। ये दूसरी डोज का कवरेज है। इसमें 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से अधिक सेकेंड डोज कवरेज किया है, और 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% कवरेज किया है। अब जो अंतिम तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो 15 से 18 बरस के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में है, यंग एडल्ट्स के वैक्सीनेशन के बारे में। हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने को वैक्सीनेट करने में दिखाई है। देश में 52% यंग एडल्ट्स को हमने वैक्सीनेट किया है पहली डोज से। 91% आंध्रा में हुए हैं, 83% हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, 71% मध्य प्रदेश में, 70% अंडमान और निकोबार में, 68% दिल्ली में, 66% गुजरात में और 65% कर्नाटक में। तो आप देखेंगे कि बड़े राज्य, छोटे राज्य, संघ शासित क्षेत्र, जो हमारे द्वीप हैं, सब में बहुत ही जोश और खरोश से लोगों ने इस वैक्सीनेशन में भाग लिया है। आगे जाते हुए जैसा हमने अनुरोध किया, ये ज़रूरी है कि लोग वैक्सीनेशन का अपना शेड्यूल पूरा करें।
जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो अवश्य समय पर लें। जिनको नए वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ किया गया है 15 से 18 साल, वो भी वैक्सीनेशन अपना लें और हम सब कोविड अनुरूप आचार और व्यवहार को अपनाएं, यही हमारा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। Thank you for this wonderful presentation. I will just emphasize on 2 points. One is regarding tests and the other is regarding vaccination. Now, we know that the overall test performance in the country is being maintained at a level comparable with the second wave. Testing commodities are in plenty, whether it be for RT-PCR, whether it be for rapid antigen test or for home antigen test or the ancillary equipment like viral transport medium or RNA extraction kits. Then what is important to note that we have noted an increasing uptake of home tests being observed. In the whole of 2021, we saw only 3,000 tests, home tests that were used. And in these 20 days, we have seen 2 lakh home tests which have been used. Few districts and states are witnessing a dip in test performance and have been encouraged to ramp it up. So this is regarding the testing. Regarding vaccines, I have a few points to make. One is that, very beautifully highlighted in that graph, vaccines have remained beneficial in India. And Vaccine Tracker, which is an online tracker, which gives a week-to-week, shows the benefit of its ability to reduce deaths considerably among vaccinated compared to unvaccinated. So deaths is considerably reduced, and you can see it week by week over the last few months, which is available online in a real-time sense. The current surge in India is not, and I emphasize, is not witnessing an increase in severe illness and deaths following high vaccination uptake. So that was beautifully illustrated in that graph. Because of high vaccination uptake, we are not witnessing that much severe disease and death. However, we have to remember one point. Those with comorbidities should monitor their health and avoid complications. So this is regarding vaccination. To summarize, vaccines prevent death and therefore is a must. Having said that, all serious disease and deaths are very low in this wave because of the very high vaccination uptake in the country, which is 94% of first dose in adults and 72% full dose in adults. Thank you. Thank you very much. आपके सामने जो चित्र पेश किया गया है पैंडेमिक की सिचुएशन का, आप देख रहे हैं कि लगभग सारे देश में काफ़ी ज़ोर से ये थर्ड सर्ज चली हुई है और उसमें डेथ्स कम हैं, ये भी क्लियर है, लेकिन बेस लाइन पे जाएं तो उससे बड़ी भी हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन वैक्सीन का शील्ड होने की वजह से मॉर्टेलिटी बहुत 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 कम है और आपने आज कंपैरिजन भी देखा सेकेंड सर्ज के मुकाबले में, और यही हमारी मेन थीम है आज इस डायलॉग की। मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 16% देश में बहुत हाई है और प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे कि 50%, जैसे गोवा में है, केरल में 42%, राजस्थान 31%, हरियाणा पंजाब 18-19%, हिमाचल 30%, असम 24%। तो वायरस का ज़ोर है, इसलिए पूरी तैयारी से इसका जवाब देना हमारे लिए हमारा एक मिशन है, हमारा मिशन है, मेन मिशन है आज के दिन में। और उस लड़ाई में हम बार बार इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि वैक्सीनेशन को अपनाना है, प्रिकॉशंस लेनी है, पर्सनल प्रिकॉशंस मास्क के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में और प्रिकॉशंस जो सोशल मेजर्स हैं उनको अपनाना है।
इनको कम करने का भी वक्त बिल्कुल नहीं आया है। वापस आते हैं वैक्सीन के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे कि बताया गया कि मोर्टेलिटी कम है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ होंगी तो फिक्र है। बाहर के देशों में भी ये डेटा उभर के आता है, हम भी वही चीज़ देख रहे हैं कि इस रिलेटिवली लो मोर्टेलिटी फेज ऑफ पेंडेमिक जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वो हैं जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उम्र में ज़्यादा है। इसलिए फिर विनती है कि प्रिकॉशन डोज लगे। इसलिए फिर विनती है कि जो 60 से ऊपर अभी भी छूटे हैं, फर्स्ट डोज में भी छूटे हैं अभी लगभग 1 करोड़ के लगभग 10% हमारे वृद्ध, सेकंड डोज में 25% अभी छूटे हुए हैं। ये अनफिनिश्ड वर्क है, इसमें प्लीज़ मदद करिए कि वो जुड़ जाएं और वैक्सीन की एक प्रोटेक्शन की लेयर, फर्स्ट डोज है तो दूसरी की, और अगर पहली डोज भी नहीं मिली है वो भी मिले। हमें प्रसन्नता है कि 15 से 18 की उम्र वाले बच्चे 52% कवर हो गए हैं फ्रॉम दी कोहॉर्ट दैट वी आर टारगेटिंग। इसके साथ साथ प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को भी आगे और आना चाहिए, उपलब्धता बिल्कुल इशू नहीं है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी आना चाहिए, इसमें और तेज़ी आए तो बहुत अच्छा है। और इस काम को पूरा करने में और वैक्सीन की शील्ड को पूरी ताकत मिले, इसमें सबका सहयोग हम सबको चाहिए, देश को चाहिए, सरकार को चाहिए। इसी प्रकार 6.5 करोड़ व्यक्तियों के सेकंड डोज ओवर ड्यू हो गई है। ये किसी स्टेज पे 12 करोड़ थी, अब कम हो रही है, लेकिन ओवर ड्यू क्यों होना है? आप एक डोज लेके जुड़े हो इस कार्यक्रम के साथ अपने लिए और सोसाइटी के लिए, दूसरी डोज प्लीज़ अपनाइए। आपको रिमाइंडर्स भी दिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हमारी लड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी शील्ड, हमारा कवच कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रोटेक्टेड नहीं है वो अपने लिए तो रिस्क पे है ही, उसके द्वारा संक्रमण फैलता है आगे, वो एक सामाजिक कमी भी आ जाती है। तो आज हम सब की तरफ से ये विनती है कि जैसे हम इस फेज़ में ओमिक्रॉन ड्रिवन थर्ड सर्ज का मुकाबला कर रहे हैं, चहुं ओर से इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑप्टिमैलिटी की बात हो, सेफ़ हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड से, हम सेफ़ हैं टेस्टिंग की नज़र से, हम सेफ़ हैं मेडिसिन एंड सप्लाईज़ की तरफ से। ये करते करते मास्क को अपनाना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली में जो हमारे सीनियर हैं उनको ख़ास तरह से प्रोटेक्ट करना है, और उस सब में प्रिवेंशन का जो हमारा टूल है, हथियार है, वो वैक्सीनेशन है। उस काम को हमें जिस पैराडाइम में आगे लेके हम सब आए हैं, देश आया है, उसको पूरा करें, उसको परफेक्शन तक लेके आए, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take a few questions. Yeah, 90. Sir, this is Mohit Sharma from India Today. I have a very small question, sir, with regards to the vaccines which would now be available for retail. Sir, what exactly would be the procedure, and how would the general public be allowed to take it? Whether it would be available for public, and how would the authorities stop people from hoarding it? So, if you could just give us some idea as to how this would work. What has happened so far is that the subject expert committee of CDSCO, Central Drug Standards and Control Organization, has recommended to the national regulator, the Drugs Controller General of India, that 2 vaccines be provided market approval. So that is what has happened. A final decision of the national regulator is yet to be taken. So once it is taken, we would again share it with you. Whether that market approval would be with certain specific conditions, that is also in the future, and we would share it with you. Most of your other questions will get answered once that market approval decision is taken by the national regulator. Number 11. Sir, when do we expect vaccination for children below the age of 15? You see,
throughout from 16th of January till date, the vaccination has started and has been rolled out based on scientific evidence and based on the assumption of protecting the most vulnerable people. So as the scientific evidence evolves, we would be expanding the coverage of the national COVID vaccination program. इस मंच से ये बात पहले भी शेयर की गई है। बिल्कुल जैसे जैसे प्रोग्रेस आती गई है वो आपके सामने बताते गए हैं, और जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि 12 साल तक वैक्सीनेट करना एक हमारे लिए एक गोल कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है सामने। और ये फैसले तभी लिए जाते हैं जब साइंटिफिक क्राइटेरिया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरी हो और पूरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का होलिस्टिक व्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी तरफ पूरी नज़र है, और जो अभी काम पकड़ा है उसको पूरा करें, उसको अपनाएं, और फिर ये इस फ्रंटियर पे भी काम हो रहा है, सोच का भी, प्रोडक्शन का भी और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का भी। 105। सर, पिछले दिनों में केसेस कुछ दिन पहले कम हुए थे, 2,38,000 तक गए थे, अब फिर से बढ़ गए। क्या इसकी वजह क्या है? टेस्टिंग कम हुई थी नई गाइडलाइंस की वजह से, ये आप किस तरह इसको देखते हैं? और दूसरा कि अगर कोई संक्रमित हो गया हो और उसकी प्रिकॉशन डोज लेनी हो तो अब वो कितना दिन का गैप के बाद वो ले सकता है प्रिकॉशन डोज? देखिए, दोनों तथ्यों के उत्तर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो पहला जो प्रश्न आपका है उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि या दूसरे प्रश्न से पहले शुरू कर लेते हैं कि अगर कोई संक्रमित हो गया तो गाइडलाइंस हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, वो ये कहते हैं कि संक्रमण से रिकवर होने के 3 महीने के बाद आप अपना सेकेंड डोज या प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। तो वो तो अभी भी वही है। जिस दिन वो गाइडलाइन को परिवर्तन करने के लायक साइंटिफिक एविडेंस देश के भीतर का या बाहर का हमारे पास होगा तो उस पर एंटागी निरंतर रूप से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन विचार करता है और वो एक निर्णय लेते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, और उस रिकमेंडेशन पर तब सरकार एक फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये तो हुआ आपका अंतराल, यानी सेकेंड डोज का अंतराल या प्रिकॉशन डोज लेने का अंतराल। पहला प्रश्न आपने क्या पूछा था? टेस्टिंग। जो पॉजिटिविटी के आंकड़े हैं या प्रतिदिन आने वाले केसेस के आंकड़े हैं, हालांकि हम उनको हर 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के दृष्टिकोण से 1 या 2 दिन के आंकड़े अपने आप में कोई ट्रेंड नहीं बताते। इसलिए जब हम आपके साथ कोई भी आंकड़ों का विश्लेषण शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो हम आपको 2 हफ्ते 10 दिन के आंकड़े दिखाते हैं ताकि एक ट्रेंड दिखे। अब एक दिन अगर टेस्ट कम हुआ और केसेस कम आए तो अपने आप में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इस बात का है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक राज्य में, एक संघ शासित क्षेत्र में या देश भर में कैसा बिहेवियर पॉजिटिविटी का रहा, नए केसेस का रहा, एक्टिव केसेस का रहा, उसके आधार पर पब्लिक हेल्थ रिस्पांस निर्धारित होते हैं। 58। सर, आपने दिल्ली का हॉस्पिटलाइजेशन डेटा शेयर किया। इज देयर अ नेशनल लेवल डेटा फॉर ICU एडमिशंस एंड ऑल्सो आर चिल्ड्रन एंडिंग अप इन हॉस्पिटल मोर? देयर इज सम एनेक्डोटल reporting of children in hospitals, but is that actually some pattern you are seeing at the national level? As I had submitted earlier, in the Union Ministry of Health and Family Welfare, every day at 9:30 in the morning, Dr. Paul, Dr. Bhargav, and lot of our other colleagues, Dr. Rajesh Gokhale from Department of Biotechnology, Aparna from who's secretary, Department of Pharmaceutical, people who are heading other scientific institutions, we all gather and we monitor hospitalization data across age groups, across states, across UTs. You would appreciate that in a limited interaction like this,
it may not be possible on a single day to share this analysis for all states, but we do have it, and in the coming weeks we would share it with you. Coming to children, we also track this. What I can share with you immediately is the yearly data, because now we have the experience of more than 2.5 years of seeing this pandemic. So, if you look at 0 to 19 age group, in 2020, they contributed to 10% of the total cases and 0.96% of total deaths in 2020. In 2021, 0 to 19 years contributed to 11% of the total cases and 0.70% of the total deaths happening because of COVID. So you would see that between 2020 and 2021, there is not much of a difference, either in terms of contribution of this age group 0 to 19 to total cases, or in terms of contribution of this group 0 to 19 to total deaths. Okay, 110. सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से। सर जीनोम सीक्वेंसिंग सर हम लोग करते हैं नए वेरिएंट की पहचान के लिए, और कई जगह से ये सर रिपोर्ट आती है कि 20 दिन 25 दिन तक लग जाते हैं उसकी रिपोर्ट आने में, और जब तक तो ये एटमॉस्फेयर में सर स्प्रेड हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मैं तो आपको केवल 2 तथ्य बताऊंगा, फिर साइंस के बारे में आपको डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव बताएंगे। पहला तथ्य ये है, हमने देश में अब तक 1,64,000 जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और ये पश्चिम के देशों की तुलना में भी बहुत अच्छी संख्या है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में हमने 16,000 जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं। और अंतिम तथ्य मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीनोम सीक्वेंस पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोविड पॉजिटिव वो है, उसके जीनोम सीक्वेंस ओमिक्रॉन है कि कोई और वेरिएंट है, उससे उसको कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया वही रहती है, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया वही रहती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का लाभ कैसे हम पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को मोल्ड करें, उसके लिए ज़्यादा है। डॉक्टर पॉल उसका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो बताना चाहेंगे। आपने एम्फेसाइज कर दिया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक, और it has to be based on systematic collection of specimens. किसी स्टेज पे जब ओमिक्रॉन का प्रभाव शुरू हुआ था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उस फेज़ में, दैट नैरो कपल ऑफ वीक्स विंडो, उनमें किस तरह का प्रभाव था। फिर ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना धीरे धीरे कि जो फैसिलिटीज़ में दाखिल हो रहे हैं उनमें देखा जाए कि क्या ये ओमिक्रॉन वाले दाखिल हो रहे हैं कि डेल्टा वाले दाखिल हो रहे हैं। और आपको पहले भी विदित होगा कि एक जनरल फेज़ एक चली हुई थी, तो हमने 269 सेंटिनल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं विच आर स्टिल फंक्शनिंग, कि देश में किस तरह का प्रभाव चल रहा है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का कोई ऐसा फार्मूला है ऐसा नहीं है अभी भी, जहाँ तक हमें ज्ञात है। दुनिया में शायद हम नंबर 2 पोजीशन पे हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग की। और जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हुई है, it was very much driven by science that came out of the INSACOG work, working through over 30, almost 30 national laboratories. So we are doing well on this, and it is a tool for public health response, number 1. Number 2, it is a tool for scientific understanding of the behavior of the virus. And number 3, it from there leads us to finding solutions such as possibility of new diagnostics, new vaccines, efficacy of vaccines, and so on and so forth. Thank you. 116. सर नितेंदु डीडी न्यूज़ से। सर आपने ब्रेक थ्रू दिया कि कितने परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ किस एज ग्रुप में, तो प्रिकॉशन डोज की बात करेंगे तो 10 तारीख के बाद हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको कितना परसेंट अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है? वो देखिए, जब हमने प्रिकॉशन डोज के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, तो हमने ये कहा था कि ऐसे हेल्थ केयर वर्कर, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक के ऐसे कोमॉर्बिड लोग
जिनको सेकेंड डोज लिए हुए 9 महीने या 39 वीक्स हो गए हैं, उनको प्रिकॉशन डोज दिया जा सकता है। तो जैसे हम केसेस का और पॉजिटिविटी का दैनिक विश्लेषण या एनालिसिस करते हैं, वैसे ही हम इस तथ्य का भी दैनिक विश्लेषण करते हैं। तो हमने ये पाया कि 20 जनवरी को अगर इन शर्तों को हम देखें कि आपके सेकेंड डोज के 9 महीने पूरे हो गए हों, तो 20 जनवरी को ऐसे लगभग 35 लाख हेल्थ केयर वर्कर थे जो प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू हो गए थे, और इनमें से 63% को प्रिकॉशन डोज मिल गया है, लगभग 22,66,000 लोगों को। उसी प्रकार 20 जनवरी को ऐसे 33 लाख फ्रंट लाइन वर्कर थे जो प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू हो गए थे। इनमें से 19,14,000 को प्रिकॉशन डोज मिला है, विच इज़ 58%, which means that all the frontline workers who were due for their second dose, 58% of them have already got the precaution dose, and all the healthcare workers who were due for their precaution dose, 63% of them have got the precaution dose. Now coming to people who are 60 plus and comorbid and have taken the advice of their doctor for the precaution dose, that number on 20th of January was 47,81,000, लगभग 48 लाख मानिए। उनमें से 18,66,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है, which is 39%. So we think that given the fact that it is only 10 days since we rolled out precaution dose for these three categories, a coverage of 63%, 58% and 39% is not a bad coverage, although we are constantly engaging with the states to ensure that the uptake increases. Dr. Paul has also told you that it is essential that all of us collectively must motivate people to get the doses for which they are eligible. Okay, 176. 176. हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में स्कूल खोलने को लेकर फैसला हुआ है 24 तारीख से, और जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, आज 3 लाख से ज़्यादा ही केसेस भारत में आए हैं, तो क्या ये सही समय है? स्कूल्स को खोलना और स्कूलों को पेंडेमिक की नज़र से ना खोलना, ये डिसीशन पूरी पिक्चर को लेके लिया जाता है, और ये फैसला अगर इस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, दे मस्ट हैव केप्ट ऑल द पॉइंट्स इन माइंड. We would not have any particular comment to make. The overall guidance has been provided by the government, the union government, from time to time, and the safety of school children is important. Safety and safety of the staff is important, and above all, the reassurance to the parents and the families in this context is very important. 47. So what is the percentage of vaccinated and unvaccinated among the cases that are being currently reported? What percentage are fully vaccinated? Among the deaths, what percentage are fully vaccinated? Is there any data? Okay, so there is data. What we have done is that we have connected ICMR's testing portal with the CoWIN portal that captures the vaccination data. Plus, we are now connecting it with the COVID India portal, which captures the hospitalization data. So because of interconnectivity of these three portals, we are in a position to track breakthrough infections and also see the number of people who are hospitalized because of that breakthrough infection. And in our next interaction with you, we will definitely show you a slide on that. To the extent friends. We that close the press vaccines are conference now. protective for mortality is more than obvious, and we made a point. But the fact that vaccines are hugely protecting the serious disease and mortality is quite evident from the data that you have seen. Thank you. Thank you, friends. We close the press conference now.